हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज इंडियन इकोनॉमी के पहला चैप्टर जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वो है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो किस किस तरीके से कल्चर के रूप में दिखाई पड़ती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से लगातार ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हो या यूपीपीसीएस का जो यूपीएसएससी का एग्जाम होता है पैट वाला या उसके लिए, तो उन सभी के लिए काफ़ी यहाँ पर ही महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन हमारा आज का। और इस सेशन में हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। यानी एग्जाम के पैटर्न का तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि हम एग्जाम में आगे प्रश्नों को डिस्कस करें ताकि एक सही सिनेरियो हमारे सामने आ सके किस किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अपकमिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूकेएसएससी के यानी उत्तराखंड अधीनस्थ जन सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर कांस्टेबल वाला और यहाँ पर एसआई वाला, तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये हमारा सेशन होने वाला है। सभी परीक्षाओं में जो इंडियन इकोनॉमी है उसका जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ता हुआ हमको नजर आ रहा है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के नाम से उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो यहाँ पर है वो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो संबंधित होती है यहाँ पर पब्लिक प्लस प्राइवेट, इन दोनों के ही सहयोग से जो इंडियन इकोनॉमी को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोनों को ही जब सहयोग होता है तो यहाँ पर मिश्रित इकोनॉमी या उसको मिक्स इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्र काम करके इंडियन इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करते हैं, तो वहाँ पर मिक्स इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी होती है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो जैसे कि हमने बात की अभी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर काम करते हैं, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के ही सहयोग से किसी भी इकोनॉमी को जब हम बढ़ाने की बात करते हैं तो उसे मिक्स इकोनॉमी या मिश्रित इकोनॉमी कहा जाता है। जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तब लगातार से ही यहाँ पर दोनों के ही सहयोग से पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के सहयोग से ही इंडियन इकोनॉमी या भारत को नया दर्पण देने की बात की गई थी। स्टार्टिंग की बात करते हैं तो थोड़ा पब्लिक को ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दिया गया था, लेकिन आज के डेट में यहाँ पर जब से हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किया है, एलपीजी रिफॉर्म के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें प्राइवेटाइजेशन भी देखने को मिलता है। यानी अब थोड़ा पब्लिक का जो यहाँ पर सेक्टर में जो क्षेत्र था, हाथ था, वो थोड़ा यहाँ पर कम देखने को मिलता है। यानी प्राइवेट यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो यहाँ पर यह है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती कहाँ पर होती है। बात करते हैं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जो भारतीय गिनती होती है वो डेवलपिंग कंट्री के रूप में हम देखते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर सी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में हम इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर अपना देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। अब हम बात करते हैं जो हमारी जीडीपी है। यदि हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास तीन सेक्टर देखने को मिलते हैं। एक तो है हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, दूसरा जो है हमारे पास वो है यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो है हमारे पास वो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो यहाँ पर है एग्रीकल्चर। सेकेंडरी की बात करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री है तो वो सेकेंडरी में आती है, और टर्सरी में हमारे पास आता है सर्विसेज। तो एट प्रेजेंट बात करते हैं जीडीपी में जो हमारा हिस्सा है सर्विस सेक्टर में वो लगभग 57% के आसपास है, और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो लगभग हमें दिखाई पड़ता है 30, और यहाँ पर जो ये हमारे पास है वो हमारे पास 16 है, तो ये यहाँ पर 54 है। तो ये हमारा परसेंटेज का जीडीपी में अगर हम देखते हैं ये हमारा अकाउंट है। एग्रीकल्चर यहाँ पर 16% है, इंडस्ट्री यहाँ पर 30% है, और सर्विस सेक्टर हमारा जो है वो 54% है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो सबसे अधिक योगदान यहाँ पर करता है हमारा टर्सरी सेक्टर जो है यहाँ पर सर्विस 54% के साथ सबसे अधिक करता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी, तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर। सही उत्तर मेरे पास यहाँ पर सी।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। यानी क्लोज इकोनॉमी में यहाँ पर यह होता है, ना तो हम किसी के साथ यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं और ना ही हम कोई भी यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि जब तक हमने यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म नहीं किए थे तो भारत एक तरीके से यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी का एक उदाहरण लगभग यहाँ पर थी। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। ना तो निर्यात था और ना ही यहाँ पर आयात किया जा रहा था, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध यहाँ पर नहीं होता है। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि यानी अदर कंट्री के साथ ना तो कोई भी एक्सपोर्ट हो रहा है और ना ही कोई इंपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर सी। तो एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपको मिल सकते हैं और 2011 जो यूपीएससी का जो एग्जाम था तो वहाँ पर पूछा गया था, और यही एग्जाम आप देखते हैं एसएससी के 2014 वाले प्रश्न में पूछा गया था, तो उसको हमने यहाँ पर कहा है बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो भारत को यहाँ पर परिभाषित करने की जो बात की गई है वो यहाँ पर है कि इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर हमें किस तरीके से दिखाई पड़ती है। तो भारतीय जो इकोनॉमी है वो एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था है, ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, इसको हम ऐसे ही मान सकते हैं। अगर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, यह भी यहाँ पर नहीं सही, क्योंकि भारत में एक व्यापार आधिक्य नहीं है। यहाँ पर व्यापार यानी उसको ट्रेड के लिए लगातार ही हम नई नई लॉ या नई नई पॉलिसी बना रहे हैं, तो आधिक्य तो नहीं है यहाँ पर व्यापार का, ट्रेड का। यहाँ पर एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, कैपिटल की भी यहाँ लगातार ही कमी हो रही है, तो बाहर से ही एफडीआई के रूप में कैपिटल प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर ये भी सही नहीं है। हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो इंडियन इकोनॉमी में हम देखते हैं कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर जो लेबर है, लेबर की संख्या यहाँ पर लगातार ही बढ़ी हुई है। तो लेबर की संख्या बढ़ी होने की वजह से यहाँ पर श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम इंडियन इकोनॉमी को कह सकते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो यहाँ पर जो निर्भर करता है वो करता है उसके नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं उसके पास, पूंजी निर्माण यानी उसके पास कितनी कैपिटल है, और बाजार का आकार यानी उसका जो मार्केट है वो कितना एक्सपेंडिचर कर सकता है आने वाले समय में। तो उपयुक्त तीनों ही यहाँ पर सही है। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो आप एक उनके लिए सही पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया के पास लोहा है और अदर जो हमारे पास मिनरल्स हैं वो भी हैं, खनिज भी हैं, तो उसी के लिए लगातार हम पॉलिसी बनाते रहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जितने भी यहाँ पर खाड़ी देश है तो उनके पास ऑयल की पावर है, तो वो ऑयल के लिए अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो उनके पास अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज हैं सभी कंट्री के पास, तो अलग अलग देशों के पास अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उसी के लिए वो अपनी यहाँ पर पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल निभा सकते हैं किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने में। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वैश्वीकरण का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण का जो हम यहाँ पर देखते हैं अर्थ वो है यहाँ पर कि एलपीजी रिफॉर्म जो हमने किए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले एलपीजी रिफॉर्म हमने यहाँ पर किए थे 1991 में। तो उस समय बात करते हैं जो भारत के जो पीएम थे वो नरसिंह राव थे, और जो उस समय यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे यहाँ पर मनमोहन सिंह। तो इन दोनों की ही जोड़ी ने यहाँ पर इंडिया को एक एलपीजी रिफॉर्म की तरफ लेके चले थे। तो यहाँ पर जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका जो जी है यहाँ पर इसका जी का क्या मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर इसका जो जी का अर्थ है वो यहाँ पर ये है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ यहाँ पर जोड़ना, यानी पूरे विश्व को एक मुट्ठी के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा देश आपस में जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं इंडिया का, तो इंडिया ट्रेड करता है यहाँ पर यूएसए के साथ, तो यहाँ पर ये जो इंडिया और यूएसए से कुछ भी सामान भारत आता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं इंडिया ट्रेड करता है यहाँ पर चाइना के साथ, और चाइना भी ट्रेड करता है इंडिया के साथ, तो कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो आपस में हम एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो उदाहरण है वो यहाँ पर जी का यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का यहाँ पर उदाहरण है। यानी हम हमारी जो इकोनॉमी है वो दूसरे देशों के साथ आपस में ट्रेड कर रही है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण की जो हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर यह है कि वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, ये तो सही नहीं है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसमें आने वाली जो हर्डल्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनको हम समाप्त कर सकते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि इंडिया जो ट्रेड करता है वो जैसे यूएसए के साथ करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन दोनों देशों के बीच जो ट्रेड हो रहा है उसमें यहाँ पर इंडिया जो है वो सरप्लस में है, यानी इंडिया को यहाँ पर मुनाफे की स्थिति में है। और दूसरी ओर हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड हो रहा है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत को यहाँ पर घाटा हो रहा है और चाइना को यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ायदा भी पहुँचा पाते हैं। तो इंडिया और चाइना में कंपेरिजन करते हैं इनके ट्रेड के बारे में, तो हिस्ट्री में हमें दिखाई पड़ती है। तो लगातार जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर ट्रेड में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको यहाँ पर दूर किया जाता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। यदि इस ट्रेड के घाटे को हमको समाप्त करना है तो उसके लिए पॉलिसी डिसाइड करनी होगी। तो दोनों ही देशों के बीच यहाँ पर असमंजस बना के काम करना है। दोनों देशों के बीच यहाँ पर एक एग्रीमेंट के रूप में हम काम करते हैं ताकि वो बाधाओं को हम दूर किया जा सके। तो वैश्वीकरण का यहाँ पर यही मतलब है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का यहाँ पर क्या अर्थ हो सकता है। यहाँ पर बात करते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पर दूसरे देशों के साथ व्यापार करती है। और यहाँ पर व्यापार करने का ये अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ जो हमारे आर्थिक संबंध हैं, जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं, उनमें लगे हुए प्रतिबंधों यानी लगे हुए जितने प्रतिबंध हैं उनको हम कम कर सकें। जैसे हम बात करते हैं जो यूरोपियन कंट्री हैं वो अपने जो उनके सिटीजन हैं उनको एक हेल्थ इशू के रूप में कभी कभी इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उसको लेने से मना करती है। तो यहाँ पर इंटरवेंशन करता है बीच में जो भी कोई ट्रेड संस्थान है जैसे WTO वगैरह, वो बात करता है। उसके बाद यहाँ पर जो हर्डल्स, जो प्रतिबंध थे, जो हर्डल्स थी, उनको यहाँ पर समाप्त किया जाता है। तो हम बात करते हैं वैश्वीकरण का यहाँ पर क्या अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ जो आर्थिक संबंध हैं, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं, उनमें लगे हुए जो प्रतिबंध है उनको कम से कम यहाँ पर किया जा सके। अभी पिछले दिनों हम बात करते हैं जो यहाँ पर इंडिया का जो अनाज था वो यूरोपियन कंट्री लेने से मना किया था। तो उनका ये कहना था कि उसमें जो है रुबेला वायरस जो पाया जा रहा है तो उसकी वजह से यानी हेल्थ इशू यहाँ पर क्रिएट किया गया था। और उस हेल्थ इशू की वजह से जो भारतीय जो बीट्स था, अनाज था, उसको लेने से यूरोपियन कंट्री ने मना किया था। तो वो कहीं ना कहीं एक हर्डल थी, थोड़ी बहुत निगोशिएशन करके उसको यहाँ पर सोल्व किया गया था और उन प्रतिबंधों को हमने यहाँ पर समाप्त किया था। तो दूसरे देशों के साथ जो आर्थिक संबंध हैं उन पे लगे हुए प्रतिबंधों को हमको कम से कम करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब नहीं, वैश्वीकरण का मतलब यहाँ पर इतना ही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो बात करते हैं भारत की अगर कुल यहाँ पर हम बात करते हैं कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग यहाँ पर कृषि में लगा हुआ है। तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में जो GDP का जो हिस्सा था वो मात्र 16% था। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करते हैं अगर कितना श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स को यहाँ पर एग्रीकल्चर लिए हुए है तो वो 54 है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। लेबर फोर्स यहाँ पर कितनी है, 54 है। ताकि इतने बड़े क्षेत्र को यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर काम प्रोवाइड करती है और मात्र GDP में उसका 16% का हिस्सा है। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है इंडिया के लिए। इंडिया लगातार ही इस पर काम कर रहा है ताकि वो अपना जो लेबर फोर्स है उसको स्किल कर सके और उसके बाद उसको इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में यहाँ पर पहुँचाया जा सके ताकि GDP में जो एग्रीकल्चर है उस पर यहाँ पर भार भी उसका कम किया जा सके। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर 54%। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में अधिकतर बेरोजगारी यहाँ पर किस तरीके से हमें दिखाई पड़ती है। इंडिया में जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी यहाँ पर है। तो अगर हम स्ट्रक्चरल बेरोजगारी यानी कि स्ट्रक्चर बना के उसको समाप्त करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी उस जो लेबर फोर्स है उसको सही तरीके से काम या स्किल प्रोवाइड करते हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर जनरेट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ सकता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है। भारत में जो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उसको एकत्रित करना और उसको प्रकाशित करने का काम यहाँ पर हमारी तरफ से दिया गया है NSSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर दिया गया है NSSO। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। इसको जिम्मा दिया गया है कि वो जितने भी बेरोजगारी के आंकड़े हैं इंडिया में उसको यहाँ पर प्रोवाइड करे, उसको सही तरीके से यहाँ पर पब्लिश करे। तो ये पूरी जिम्मेदारी NSSO को दी गई है।
नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में बेरोजगारी की किस किस्म की पाई जाती है। भारत में जो बेरोजगारी है हमने बात की, तो वो यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। यदि हम बात करते हैं हमारे पास जो कृषि है उसमें हमें देखने को मिलती है यहाँ पर घर्षणात्मक बेरोजगारी, यानी यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छुपी हुई बेरोजगारी भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी, अदृश्य बेरोजगारी। यानी एक अगर हम थोड़ा बहुत एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कोई खेत है, कोई फील्ड है और उस पर केवल काम करने के लिए हमको 5 आदमियों की आवश्यकता थी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस 5 आदमी के काम की आवश्यकता को यहाँ पर 10 आदमी यहाँ पर काम पर लगे हुए हैं। तो जैसे कि हमने अभी पिछले प्रश्न में यहाँ पर डिस्कस किया था, जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो मात्र यहाँ पर 16% है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वहाँ पर लेबर फोर्स कितना है तो वो यहाँ पर 54% था। यानी इतने लोगों की एग्रीकल्चर में आवश्यकता नहीं है जितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमको ये चाहिए कि हम अपने लेबर फोर्स को सही तरीके से स्किल करें और उसको नए नए एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर जनरेट करें। तो भारत में जो कृषि संस्थान है वहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी हमें दिखाई पड़ती है। यानी जितने लोगों की हमें आवश्यकता है किसी खेत में काम करने से, उतने लोगों को वहाँ पर नहीं है, बल्कि उससे अधिक लोग उस खेत में काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कृषि में जो बेरोजगारी है उसका स्वरूप हमें किस प्रकार दिखाई पड़ता है। कृषि में जो बेरोजगारी है वो हमें दिखाई पड़ती है यहाँ पर संरचनात्मक भी है, मौसमी भी है और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। हम देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी किस तरीके से है। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ कुछ सीजन में हमें यहाँ पर मजदूरों को काम मिलता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो धान की रोपाई में, धान की जब रोपाई होती है तब लेबर फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हम बात करते हैं जब गेहूं की कटाई होती है तब हमें लेबर फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मतलब पूरे साल भर उसके लिए काम नहीं है मजदूर के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मौसमी बेरोजगारी भी हमें अपने एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलती है। ऐसे ही यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी भी है और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी है। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर डी। तो दोनों ही प्रश्नों के आप मूल भाव को समझ चुके होंगे। यहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी था तो वो सही था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के समीपत हैं, यानी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत रहना। जैसे हमने बात की जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी हमें देखने को मिली थी, ऐसे ही यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी है। दोनों ही एक दूसरे के यहाँ पर सही हो सकते हैं। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, वो छुपी हुई बेरोजगारी है। वहाँ पर किसी फील्ड में काम करने के लिए केवल 5 लोगों की आवश्यकता थी, और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं। तो आवश्यकता से अधिक लोगों का किसी कार्य में लगा होना, तो वो यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2 तरीके की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पर थी मौसमी बेरोजगारी, हमने देखा कि किसी सीजन में, सीजन वाइज में यहाँ पर हमको काम मिलता है, बाकी जो मजदूर लेवल है उसको वहाँ पर काम नहीं है, बाकी दिनों में वो मजदूरी के लिए से करते रहते हैं। और दूसरी तरफ है यहाँ अदृश्य बेरोजगारी, जब यहाँ पर कोई भी सीजन आता है काम करने के लिए तो वहाँ पर आवश्यकता से अधिक उस खेत में लोग बाग आपको काम करते दिखाई पड़ते हैं। जैसे 5 लोगों के लिए आवश्यकता थी इस फील्ड में काम करने के लिए, और यहाँ पर काम कर रहे हैं 10 व्यक्ति, तो आवश्यकता से अधिक भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर समय समय पर यानी पूरे साल भर भी लोगों के लिए काम नहीं है करने के लिए। तो दोनों ही सही हैं। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। यदि आपको कोई भी डाउट है, किसी प्रश्न में कुछ भी आप सजेशन कर सकते हैं हमें, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक यहाँ पर गंभीर है। अगर हम बात करते हैं इंडिया में जो बेरोजगारी है वो यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। इंडिया में जो यहाँ पर बेरोजगारी है वो हमें दिखाई पड़ती है यहाँ पर स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, ताकि उनको स्किल तो है लेकिन उसको सही समय पर हम अपने लेबर फोर्स को सही तरीके से यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास है वो यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी के रूप में भी हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा था, वो किस फील्ड से यहाँ पर संबंधित है। तो जैसे कि हमने बात की थी, जो हमारे पास प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो हमें 2 क्षेत्रों में देखने को मिलती है। एक तो था हमारे पास यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड,
और दूसरा था हमारे पास यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र। प्रच्छन्न बेरोजगारी यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर ये छुपी बेरोजगारी है, यानी किसी फील्ड में इतने लोग काम कर रहे हैं ताकि उतने लोगों की वहाँ पर आवश्यकता नहीं थी जितने लोग वहाँ पर एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा इसका कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। इन दोनों ही क्षेत्रों में हमें छुपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी तीनों ही यहाँ पर सही है वो देखने को मिलती है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर टी। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ आ रही होगी जो हम समझाने के यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम सही तरीके से डिस्कस कर लेंगे। आपका कोई सजेशन है, आप इस तरीके से कंफर्टेबल हो रहे हैं हमको समझाने से, या किसी भी तरीके का आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, संरचनात्मक बेरोजगारी का यहाँ पर क्या कारण है। अगर हम बात करते हैं अपने यहाँ जो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है वो देखने को मिलती है तो उसका क्या कारण हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो कारण है उसका वो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता है और सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारे पास सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करते हैं अपने शहरी क्षेत्रों के बारे में तो यहाँ पर जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ता है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड में है, यानी लोग तो वहाँ पर शिक्षित हैं लेकिन उनको सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और एजुकेशन का भी यहाँ पर स्किल नहीं है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है रोजगार करते हैं, जहाँ पर वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, और फिर हम बात करते हैं श्रम की सीमांत उत्पादकता यहाँ पर शून्य है और श्रमिकों की उत्पादकता कम है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में तो यहाँ पर जो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। अब देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर हमारे पास सी कैसे है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया था कि ये एक खेत है, एक फील्ड है और इस फील्ड में जो है 5 लोग काम करने के लिए अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पर जो काम कर रहे हैं यानी 5 लोग ही यहाँ अगर उस काम को करते हैं तो वो आराम से 5 लोग इस फील्ड को यहाँ पर सही तरीके से सोल्व कर पाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, जैसे हमने बात की ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है तो 10 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और केवल 5 ही की हमें यहाँ पर आवश्यकता थी। तो जो यहाँ पर शेष बचे हुए जो 5 आदमी हैं, रेस्ट जो 5 हैं, उनकी उत्पादकता यहाँ पर, उनका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर शून्य है यानी 0 है। क्यों नहीं, अगर मैं 10-5 आदमी जो यहाँ पर काम करते हैं एक्स्ट्रा, अगर वो काम ना भी करते तब भी वो इजीली हम काम सोल्व कर पाते हैं, लेकिन 5 आदमी की जो यहाँ पर हम देखते हैं उनका जो प्रोडक्शन है, उनकी जो उत्पादकता है वो यहाँ पर शून्य है। सही तो जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट कैसा है, तो अगर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं वहाँ पर ग्रेजुएशन भी है और लोगों ने वहाँ पर पीजी डिग्री भी की हुई है, यानी ग्रेजुएट भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, दोनों ही हैं, तब भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पा रहा है, बेरोजगारी है। तो उसका कारण हमें दिखाई पड़ता है वहाँ पर कैसी है, शैक्षिक बेरोजगारी है। जैसे हमें अगर हम बात करते हैं भारत की जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, वहाँ पर हमें एजुकेशनल बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। तो वो कौन सी बेरोजगारी है, तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर वर्ष के कुछ ही महीनों के दौरान यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता, यानी वो कुछ सीजन वाइज यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से हम जान सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो यहाँ पर संबंधित है अल्प रोजगार से, या इसको हम कह सकते हैं अदृश्य जो बेरोजगारी है उससे भी इसको नोट कर सकते हैं। सही तो जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर एक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी में से किस एक की विशेषता है, तो वो विशेषता थी यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड की। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। देखिए लगातार ही यहाँ से जो एग्जाम में हम प्रश्नों को देख रहे हैं, लगातार ही कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इस तरह के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में रोजगार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर को क्या कहा जाता है, यानी वर्ष के अधिकांश जो हिस्से हैं उसमें बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास इसका होगा वो होगा यहाँ पर
सामान्य स्थिति बेरोजगारी, तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। यानी वर्ष के जो अधिकांश हिस्से हैं उसमें बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो गरीबी रेखा का जो यहाँ पर निर्धारण करने की जो बात की गई है वो की गई है यहाँ पर नीति आयोग। लोकसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल या हम बात करते हैं राज्यसभा, उसको यहाँ पर ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसको है, यहाँ पर नीति आयोग को ये अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं यहाँ पर पदेन अध्यक्ष। पदेन जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री कौन है हमारे पास, नरेंद्र मोदी जी, तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो यहाँ पर मोदी जी हैं। और इसकी स्थापना की बात करते हैं नीति आयोग की, तो 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। जो अल्पविकसित देश हैं उसमें यहाँ पर मुख्य कारण यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है, यानी जो मुख्य कारण है वहाँ पर लोगों में बुद्धि का विकास ये तो नहीं है, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव और स्वैच्छिक निष्क्रियता। यहाँ पर जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर आय में असमानता। सही उत्तर इसका यहाँ पर आय में असमानता है, तो यहाँ पर अल्पविकसित देशों में यह उसका एक मुख्य कारण हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में अगर हम बात करते हैं निर्धनता का जो आकलन किया जाता है वो एक फैमिली के कितना वो कंज्यूम कर रही है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर हम भारत में निर्धनता का आकलन करते हैं। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर सी, यानी एक फैमिली पूरे एक दिन में यहाँ पर कितना उपभोग यानी कितना कंज्यूम कर रही है, उसी के आधार पर ही हम यहाँ पर निर्धनता का आकलन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रमों को प्रारंभ किया था। जो यहाँ पर हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम है ये इंदिरा गांधी जी ने चलाया था, जो संबंधित है यहाँ पर गरीबी उन्मूलन से। ऐसे ही यहाँ पर एक 15 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया था, जो यहाँ पर संबंधित है यहाँ पर अल्पसंख्यक से। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ भी गए हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम है यहाँ पर गरीबी से, और 15 सूत्री जो कार्यक्रम है वो संबंधित है यहाँ पर अल्पसंख्यकों से। तो दोनों ही यहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं भारत का जो इथोपिया है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश को। कई बार आप बिहार भी देखते हैं उसको लगाते हैं, तो वो गलत है। बिहार में सबसे अधिक हमें कुपोषण देखने को मिलता है, यानी बच्चों को एक प्रॉपर डाइट या एक एक्चुअल डाइट वहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें मध्य प्रदेश सरकार में। बिहार नहीं है। कई बार यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो यहाँ पर बिहार टिक करते हैं, तो बिहार यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में अगर हम देखते हैं जो सूचकांक है वो गरीबी की तीव्रता के लिए सबसे अधिक यहाँ पर परफेक्ट बैठता है, तो वह है यहाँ पर मानव विकास सूचकांक। यानी अगर हम बात करते हैं उसके गरीबी के सूचकांक के लिए एक नया ही इंडिकेटर यहाँ पर जारी किया था, तो वो संबंधित था यहाँ पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक से। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। इसमें मल्टीलेटरल जो पॉवर्टी है उसके इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, यानी MPI, मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स, तो उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो ये गरीबी के साथ साथ यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट को भी देखता है कि अभी यहाँ पर नया 2 इसमें इंडिकेटर भी जोड़े गए थे कि आपका कितना बैंक अकाउंट है और कितनी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सब कंसिडर यहाँ पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में गरीबी दूर करने हेतु यहाँ पर था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो गरीबी दूर करने हेतु यहाँ पर कार्यक्रम था, तो अगर हम बात करते हैं इरडा, IRDP भी था, ट्राइशल भी था, और NREP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी मनरेगा जिसको हम बोलते हैं। तो उन तीनों के ही द्वारा ही यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर की गई थी। इसमें आपको 100 दिन तक रोजगार देना था जो परिवार का मुखिया था उसमें एक व्यक्ति को। तो इन तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रही थी कि वो गरीबी को यहाँ पर दूर करे। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें किन क्षेत्रों में यहाँ पर निहित है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचे है, तो क्या कारण यहाँ पर उसका हमें दिखाई पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है,
तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सही हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचे है। अब एक्चुअल डेट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पर जो ग्रामीण जो जड़ें हैं ग्रामीण गरीबों की, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी निहित है। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। एट कंपेरिजन अगर हम बात करते हैं सिटीज़ में और अगर हम बात करते हैं रूरल में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हम देखते हैं जो एजुकेशन है वहाँ पर सिटीज़ में इसका स्तर ऊंचा है यानी वहाँ सबसे सीखते हैं, और रूरल में यहाँ पर नीचे है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचे है, ये तो सही है, लेकिन एट प्रेजेंट उसको हम बूस्टअप करने के लिए नई नई योजनाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो वो कम तो है, और भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, ये हो सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में से ही लोग बाग जो है रोजगार की तलाश में नगर में पहुंचते हैं। नगर में देखते हैं कि वो नगरीय ही यहाँ पर पहले से ही गरीब है, तो नगरीय जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से जो शिफ्ट होते हैं रोजगार की तलाश में, तो वो कहीं ना कहीं वहीं से ही संबंधित है। तो दोनों ही सही है, लेकिन कारण नहीं है, सही व्याख्या यहाँ पर नहीं की जाती है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी इसका मूल कारण यहाँ पर नहीं है कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर शिक्षा का स्तर नीचे है, उसी की वजह से ही नगरीय गरीबी है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही अलग अलग यहाँ पर कारण उसके हो सकते हैं, लेकिन दोनों हैं सही। तो ये इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है जो मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें यहाँ पर किस किस इंडिकेटर को यहाँ पर हमने उसमें कंसिडर किया। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारे पास है वो यहाँ पर है हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन भी है, और यहाँ पर जो हमारा लाइफ स्टाइल है यानी जो जीवन स्तर है वो कैसा है। तो तीनों को ही यहाँ पर हमने काउंट किया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि भारत में निर्धनता का जो अनुपात है वो लगातार हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो उसका जो कारण यहाँ पर ये हो सकता है कि 15 से 49 वर्ष तक के जो जनसंख्या है वो यहाँ पर अधिक है, तो निर्धनता जो अनुपात है वो यहाँ पर घट रहा है, ताकि जो हमारे पास जो मैन पावर है, जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, तो वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और लगातार ही यहाँ पर हम बात करते हैं, ये एक भारत के लिए वुमेन रिसोर्सेज भी हैं। वुमेन जो रिसोर्सेज हैं जिसको हम 15 से 59 बोलते हैं, यानी कार्यशील पुरुष की जो एज है वो यहाँ पर यही है, तो वो अधिक है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर जो हमारे यहाँ पॉवर्टी है वो भी लगातार भी घटती जा रही है। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ देखते हैं कि जो भारत में हम गरीबी को देखते हैं तो वो हमने पिछले प्रश्न में यहाँ पर डिस्कस किया था, वो था यहाँ पर फैमिली कंजप्शन, यानी एक फैमिली यहाँ पर कितना उपभोग करती है, तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर देखा था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। वो हम कैलोरी में डिसाइड नहीं करते, इससे गणना तो विधि हमारे यहाँ है नहीं, प्रति व्यक्ति आय भी नहीं है। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर थर्ड, यानी फैमिली कंजप्शन कितना है उसके आधार पर ही हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन, वार्षिक प्रकाशन कौन करता है। जो हमारे पास वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसका जो प्रकाशन किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पर IBRD द्वारा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा किया जाता है, तो वो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर उसको प्रकाशित किया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरीके की जितनी भी रिपोर्ट हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और एग्जाम में पूछी जाती है, और इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। अब आने वाले दिनों में यहाँ पर इसकी जो संख्या है वो लगातार इसके तरीके प्रश्न जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितनी भी रिपोर्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। अगर हम बात करते हैं जो मानव विकास है उसकी अवधारणा यहाँ पर पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, तो उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था, लेकिन उनके यहाँ पर सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे अमृत सिंह। तो अगर हम देखते हैं तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर महबूब उल हक। तो ये पाकिस्तान के थे जिन्होंने इकोनॉमिस्ट थे वहाँ के, जिन्होंने यहाँ पर संकल्पना दी थी और थ्योरी दी थी, और उनके जो सहयोगी के रूप में यहाँ पर निभाया था अमृत सिंह ने। लेकिन जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर महबूब उल हक, सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित सूचकांक में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन से इंडिकेटर HDI के इंडिकेटर्स में यहाँ पर काउंट किए जाते हैं, तो सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको डिस्कस करते हैं सही तरीके से।
3 इंडिकेटर यहाँ पर एचडीआई में हम काउंट करते हैं। 3 इंडिकेटर हैं जो यहाँ पर हम एचडीआई में काउंट करते हैं। तो वो है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं हमारा लाइफ स्टाइल, तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर जीवन प्रत्याशा, यानी एक व्यक्ति जन्म के समय कितने दिनों तक वो यहाँ पर जिंदा है। एक तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं। दूसरा जो हमारे पास जो हम काउंट करते हैं वो यहाँ पर है कि एजुकेशन को भी हम यहाँ पर काउंट करते हैं। शिक्षा, यानी एक व्यक्ति जो नागरिक है किसी देश का वो कितना पढ़ा लिखा है, तो उसको काउंट करते हैं। और तीसरा है हमारे पास यहाँ पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। इन 3 चीज़ों को इंडिकेट करके हम यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एचडीआई की रिपोर्ट बनाता है। इन तीनों को ही मेजर करके किसी भी देश के एचडीआई में उसकी यहाँ पर गणना की जाती है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है क्या, सामाजिक असमानता का जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर नहीं रखा गया है। ये मात्र 3 ही इंडिकेटर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, या आपको लगातार यहाँ पर करना होगा। अच्छा, इसका सही उत्तर जो हमारे पास वो है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया था, और अब देखते हैं, देखो कब कब 2020 में, 2009 में और 2008 में भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि एचडीआई का आधार क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं स्वास्थ्य और पोषण, सकल नाम निवेश दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा कि सकल नाम निवेश दर। हेल्थ भी है, जन्म के समय कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहाँ पर वो भी है, और पर कैपिटा इनकम कितनी। तीनों इंडिकेटर यहाँ पर एचडीआई के में यूज़ किए जाते हैं, और सकल नाम निवेश दर यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मानव विकास सूचकांक का क्या आधार है। मानव विकास जो सूचकांक है उसका 3 आधार हमने बात की थी। कौन कौन से, एजुकेशन, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम। एजुकेशन, शिक्षा यानी शिक्षा, हेल्थ और वहाँ पर उसकी पर कैपिटा इनकम। तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 चीज़ों को ही हमने यहाँ पर काउंट किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य यहाँ पर कौन हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं एचडीआई रिपोर्ट जारी करने वाला पहला जो राज्य था वो था यहाँ पर मध्य प्रदेश। सही उत्तर जो मेरे पास होगा वो होगा यहाँ पर एमपी, यानी सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मानव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। इसको जो जारी करने की जो तिथि थी हमारे पास वो थी यहाँ पर अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में यहाँ पर ये इस रिपोर्ट को जारी कर रहा है इंडिया की तरफ से स्टेट वाइज। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया था। यहाँ पर जो यूएनडीपी है वो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर प्रत्येक देश को रखता है, अलग अलग कैटेगरी में रखता है। और भारत को जो उसके पर कैपिटा इनकम या एचडीआई के इंडेक्स के रूप में हम देखते हैं तो भारत को यहाँ पर मध्यम मानव विकास श्रेणी के रूप में रखा गया था, यानी हम जो है वो मध्यम मानव विकास श्रेणी के रूप में इसको रखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है। हम देखते हैं वो कौन सा मापक नहीं है, तो वो है यहाँ पर कि जीवन प्रत्याशा है, बिल्कुल सही है। साक्षरता दर भी है, बिल्कुल सही है। सकल नामांकन ये भी है, क्योंकि आप कितना नामांकन करते हैं एजुकेशन में, तो वो भी यहाँ पर है। लिंग अनुपात नहीं है, तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर बी। लिंग अनुपात यानी जेंडर गैप जो है वो यहाँ पर, जेंडर रेशो वो यहाँ पर नहीं रखा गया, उसको काउंट नहीं करता है। केवल 3 ही मेजर काउंट यहाँ पर करता है एचडीआई। कौन कौन से, जीवन प्रत्याशा, पर कैपिटा इनकम और आपका एजुकेशन। ये 3 सेक्टर हैं जिन पे इंडिकेटर में यूज़ करता है किसी भी कंट्री की रैंक डिसाइड करने में। तो लगभग हमने अब तक यहाँ पर 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आशा है आपको इस सीरीज जो है हमारी पसंद आएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।